बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक का डिस्कशन कॉमन कोल्ड, एलर्जी और फ्लू है। इन तीनों सब टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे और ये कि इन तीनों में क्या फ़र्क है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम कॉमन कोल्ड और एलर्जी की बात करें तो इसमें सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है, क्या ये कॉमन कोल्ड है या एलर्जी है जो पेशेंट को हुआ है। अच्छा, यहां पर एक बहुत अहम सवाल है कि अगर कॉमन कोल्ड या एलर्जी दोनों में से कोई एक मर्ज हो गया है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन कोल्ड है या एलर्जी है। तो इसका फर्क हम जानने की कोशिश करते हैं। बाहर के मौसम में हम लोग सूंघना शुरू कर देते हैं अपने एनवायरनमेंट को और हमारे नाक से शू शू की आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत मुश्किल होता है पता लगाना कि ये कॉमन कोल्ड है या एलर्जी है। उसकी वजह यह है कि नेजल कंजेशन यानी नाक में अंदर जो रेशा फंसा हुआ होता है या बलगम होती है या म्यूकस होता है, तो उसकी जो अलामात हैं वो इन दोनों कंडीशंस की बहुत मिलती जुलती हैं और इनकी जो वजूहात हैं वो हमारे मेल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम की वजह से, यानी जो हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है हमारे जिस्म के अंदर, वो मेल फंक्शन कर जाता है और यही इन दोनों कंडीशंस की वजूहात होती हैं, यानी उसकी अंडरलाइंग कॉजेज होती हैं और इन्हीं वजूहात की वजह से कॉमन कोल्ड हो जाता है या फिर एलर्जी हो जाती है। और ये दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि कॉमन कोल्ड जो है ना वो पूरी दुनिया में हर जगह पाया जाता है, यूबिक्विटस होता है ये, और इसके जो अलामात हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कोई फिक्स अलामात जो हैं वो इसकी नहीं होती। कॉमन कोल्ड की अलामात में रद्दोबदल हो सकता है और ये कॉमन कोल्ड की जो अलामात हैं ये बहुत सारी मुख्तलिफ डिजीज़ की जो अर्ली फेसेस होते हैं उनमें भी पाई जाती हैं और ये कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है जिसको हम अपर एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो ये किस वजह से होता है, ये हमारे वीकेंड इम्यून सिस्टम की वजह से होता है, यानी कि हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से कोल्ड वायरस जो है वो हमारे जिस्म के अंदर घुस जाता है और पनपना शुरू हो जाता है। कॉमन कोल्ड के जो वायरसेस हैं वो हर वक्त हमारे एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। अगर आप या कोई भी मरीज या कोई भी शख्स जो है वो अगर कॉमन कोल्ड का शिकार होता है तो ये इस बात को भी शो करता है कि हम कितने हेल्दी हैं। कॉमन कोल्ड की अलामत उस वक्त जाहिर होती हैं जब कॉमन कोल्ड का वायरस जो है ना वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ खलिए यानी सेल्स पर अटैक करता है। इस अटैक की सूरत में कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो सोजिश पैदा करते हैं हमारे जिस्म के अंदर और जिसकी वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, यानी बलगम जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, यानी जरासीम का हमला हो जाता है। अच्छा, ये बात जहन में अच्छी तरह बिठा ली जाए कि कॉमन कोल्ड में स्लाइट फीवर भी हो सकता है, यानी माइल्ड फॉर्म में बुखार भी हो सकता है, हल्का फुल्का। ज्यादातर केसेस में कॉमन कोल्ड जो है वो खुद ही ठीक हो जाता है 5 से 7 दिन के अंदर। अच्छा, अब इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा रेस्ट करें इस बीमारी के दौरान, वार्म फ्लूइड्स लें यानी गर्म मशरूबात पीते रहें, विटामिन सी रेगुलरली लेते रहें और जो इम्यून स्टिमुलेटिंग हर्ब है यानी वो जड़ी बूटी जो कि आप ये समझ लें कि हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम को और ज़्यादा बेहतर करती है, तो इस जड़ी बूटी यानी एकिनेशिया की मदद से
कॉमन कोल्ड जो है वो 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और इससे आप शिफा पा जाएंगे। ये जो इम्यून स्टिमुलेटिंग हर्ब है एकिनेशिया, ये एक अच्छी कुदरती दवा है जो अगर कॉमन कोल्ड के शुरू होते ही ले ली जाए तो फिर इससे जल्द से जल्द और 3 दिनों के अंदर अंदर अफाका हासिल हो जाता है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी एलर्जी की अलामात जो हैं वो कैसे होती हैं। अच्छा, ये भी इसमें भी यही चीज है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो ओवर रिएक्ट कर जाता है, यानी जो हमारे कुव्वते मुदाफियत का निज़ाम है वो एक तरीके से ओवर रिएक्ट कर जाता है। वो ऐसे कि कुछ इरिटेंट्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द के माहौल में, वो इरिटेंट्स हैं जैसे डस्ट माइट्स हैं, इर्द गिर्द जो हमारी डस्ट होती है उसके अंदर ऐसे जरासीम मौजूद होते हैं, स्पोर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, पॉलन होता है, परफ्यूम्स होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कार्बन है, धुआं है, सूट है, पेट डेंडर है। पेट डेंडर जो है वो जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनकी जिस्म की खुश्की होती है जो हर वक्त गिरती रहती है, और उनके जिस्म के जो बाल हैं पालतू जानवरों के वो भी गिरते रहते हैं, या फिजा में ये चीज़ें तैरती रहती हैं और फिजा में जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें फूड पार्टिकल्स भी तैर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर अगर सांस के जरिए या किसी भी तरीके से दाखिल हो जाएं तो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है यानी कुव्वत मुदाफियत, वो गलती से इन हार्मलेस इन्वेडर्स को डेडली एनिमीज तस्वर करता है। वो ये समझता है कि जैसे ये कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का कोई दुश्मन है जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गया, हालांकि ये हार्मलेस इन्वेडर्स होते हैं, यानी कि ये हमलावर पार्टिकल्स वो हैं जो एक्चुअली नुकसान इतना ज़्यादा नहीं पहुंचा पाते, मगर जिस्म उनको ये तस्वर करता है कि वो बहुत ही खतरनाक किस्म के दुश्मन है, और ये यहीं पे हमारा इम्यून सिस्टम जो है कुव्वत मुदाफियत का जो निज़ाम है वो गलती कर बैठता है। ये जो कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम है ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, और ये हिस्टामिन्स कहलाते हैं। ये अटैक करते हैं इन पार्टिकल्स पे, ये जो हार्मलेस इन्वेडर्स हैं इन पे ये अटैक कर देते हैं गलती से जाके, और इस गलती की वजह से बॉडी में जो है ना वो सूजन पैदा हो जाती है यानी इन्फ्लेमेशन। अब ये जो सूजन पैदा होती है एलर्जी की वजह से बॉडी में, और ये किसी भी जगह हो सकती है, जो मोस्ट कॉमन साइट्स होते हैं ना वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं यानी झिल्लियां। मिसाल के तौर पे नाक की झिल्ली, आंखों की झिल्लियां, कानों की झिल्लियां और गले की झिल्लियां। लेकिन यहां पे इस बात का ख्याल रखा जाए कि ब्रेन यानी दिमाग के अंदर जो सूजन होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से हेडेक्स, सर का दर्द, कंफ्यूजन और फैटिग यानी थकावट का एहसास होता है, और अगर यही सूजन लंग्स में हो जाए तो दमा पैदा हो सकता है और खांसी भी पैदा हो सकती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा समझते हैं इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस के बारे में। यह वायरस जो है ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अगर हो तो ये वाइड स्प्रेड इलनेस पैदा कर सकता है, यानी इससे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे बीमारी फैल सकती है। और इस वायरस की वजह से यानी इन्फ्लुएंजा या फ्लू का जो वायरस है उससे जो अलामात पैदा होती हैं वो बहुत ज्यादा शदीद होती हैं, सीवियर होती हैं, विद एक्स यानी जिस्म में जगह जगह दर्दें पैदा होती हैं, चिल्स सर्दी का एहसास होता है, और नौजिया की अलामत सामने आती है यानी मतली भी हो सकती है। अच्छा, यहां पे एक बात समझने की जरूरत है कि कॉमन कोल्ड और फ्लू दोनों ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनको एंटीबायोटिक की मदद से हम इलाज नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक्स जो है वो हमें मदद देती हैं बैक्टीरिया को किल करने में। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें तो एंटीबायोटिक्स का रोल है, मगर कॉमन कोल्ड्स और केसेस ऑफ फ्लू जो कि वायरसेस की वजह से होती हैं, यहां पे एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि वायरसेस के ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। अच्छा, कॉमन कोल्ड और फ्लू जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका तो कॉमन कोल्ड और फ्लू से लड़ने का यह तरीका है कि आप अपनी बॉडी को अलाउ कर दें कि वो इन बीमारियों के खिलाफ
एक फाइट जो है ना वो ठीक ठाक किस्म की दे, यानी कि खुली जंग उनके खिलाफ बॉडी जो हमारी वो शुरू कर दे। और उस जंग के नतीजे में हमारी जो बॉडी है वो हील होना शुरू हो जाएगी, यानी हम शिफा पा जाएंगे और अफाका हो जाएगा। यहां तक कि एक डॉक्टर यानी जो आपका तबीब है वो इस बात का फैसला करे कि आपको निमोनिया का रिस्क तो नहीं है कहीं, यानी कि निमोनिया वो बीमारी है जिसमें फेफड़ों की सोजिश होती है। तो ये डॉक्टर का काम है, वो ये फैसला करेगा कि आपकी बॉडी जो है उसमें निमोनिया का रिस्क तो नहीं मौजूद, या किसी और सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज का कोई रिस्क तो नहीं मौजूद, यानी वो डिजीज जो छूत की बीमारी हो, यानी जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती हो, उसका रिस्क मौजूद है या नहीं है, ये आपका तबीब यानी क्लिनिशियन यानी डॉक्टर इसका फैसला करेगा। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू और कॉमन कोल्ड ये दोनों की दोनों कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, यानी जो हमारा सांस लेने का निजाम है उसकी ये बीमारियां हैं और ये कंटेजियस हैं, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती हैं। लेकिन इनके वायरसेस जो हैं दोनों बीमारियों के वो डिफरेंट हैं। फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरसेस की वजह से होता है सिर्फ, लेकिन कॉमन कोल्ड जो है ना वो मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से होता है। उसमें जो वायरसेस शामिल हैं वो राइनो वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और सीजनल कोरोना वायरसेस शामिल हैं। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि फ्लू की बीमारी जो है वो शदीद किस्म की अलामत पैदा करती है निस्बतन कॉमन कोल्ड के। कॉमन कोल्ड जो है वो हल्की बीमारी है, यानी उसमें अलामत की शिद्दत हल्की होती है निस्बतन फ्लू के। इस बात का ख्याल रखा जाए कि फ्लू की बीमारी जो है उसकी अलामत निस्बतन कॉमन कोल्ड के शदीद अलामत होती हैं। कॉमन कोल्ड की अलामत हल्की फुल्की होती हैं, माइल्डर फॉर्म में होती हैं, और निस्बतन फ्लू के उनकी अलामत की शिद्दत कम होती है। मगर इन दोनों बीमारियों में एक वाज़ेह फर्क है। फ्लू की अलामत जो है वो यकदम शुरू हो जाती हैं एब्रप्टली, और कॉमन कोल्ड की अलामत जो है वो ग्रेजुअली स्टार्ट होती हैं, यानी उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। कॉमन कोल्ड जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया माइल्डर फॉर्म की डिजीज है निस्बतन फ्लू के। अच्छा, जिन लोगों को कॉमन कोल्ड होता है इस बात का कभी इम्कान है कि उनके जो नोज हैं वो रनी नोजेस होंगे, यानी कि नाक बहरी होगी, या फिर नाक के अंदर म्यूकस जो है वो जमा हुआ होगा, रेशे से भरा हुआ होगा नाक उनका, निस्बतन उन लोगों के जिनको फ्लू होता है। जिन लोगों को फ्लू होता है उनकी नाक मुसलसल नहीं बहरी होती या उनका स्टफी नोज नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और आप जान गए होंगे कि कॉमन कोल्ड में, एलर्जी में और फ्लू में क्या फ़र्क है। क्योंकि जब तक आप इसका फ़र्क नहीं समझेंगे इसका इलाज आगे जो है ना वो फिर आप सही तरह नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ताउन का और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।